हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। तो इस हफ्ते अडानी ग्रुप के साथ में बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने बोला है कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर केस चल रहा है ये तो पहले आना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, ये जो एलिगेशन है ये इंडिया का है कि अडानी ग्रुप ने कुछ टेंडर्स लेने के लिए इंडिया के अंदर ब्राइबरी करी है। तो ये इंडिया केस यूएस में क्यों आया? अगर अडानी ग्रुप ने यूएस से पैसा रेस किया था जिसको इन्होंने चुका दिया है, तो अब केस का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला ये तो होना ही नहीं चाहिए था पहले केस के अंदर। ये कहानी है 2024 की, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। उस टाइम पे गौतम अडानी के ऊपर और कुछ एसोसिएट्स के ऊपर $250 मिलियन की ब्राइब का केस लगा। उन्होंने इंडिया के अंदर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत सारा पैसा खिलाया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 10 पेजों की एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करी है, जहां पर बोला है इसको परमानेंट डिसमिसल करो। इसका मतलब कभी आगे जाके भी इस मुद्दे को कभी भी नहीं उठा पाए कोई। तो 13 जुलाई तक हमको देखने को मिलेगा ये चीज क्या होती हुई दिखाई देती है। बहुत हाई चांसेस है कि ये सेटल हो जाएगी कहानी पूरी की पूरी। इसके अलावा अडानी ग्रुप वाले 2,500 करोड़ रुपए मिसाइल की फैक्ट्री के लिए खर्च कर रहे हैं, जहां पे शिवपुरी के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। 3 साल लगेंगे, 5,000 लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। बाकी जो अपने स्टेक्स बेच रहे हैं वो भी इसी हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर देखा जाए इस हफ्ते में 3 बड़ी चीजें अडानी ग्रुप के साथ होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एनएससी की बात करके चले तो उनका जल्दी ही आईपीओ आने वाला है। पाइपलाइन सेट हो चुकी है। 5,25,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज होगा। 100% ऑफर सेल होने वाला है। कहा जा रहा है 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में पैसा रेज किया जाएगा। अब एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है कि एक एक्सचेंज अपने खुद के एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा नावी भी जल्दी ही आईपीओ निकाल सकता है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 2027 मार्च के अंदर इनका टारगेट है, जहां पर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिलेगा। 1.8 से $2 बिलियन के बीच में इसकी वैल्यूएशन होने वाली है। ये पहले भी निकालने की कोशिश कर रहे थे पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया था। एथर एनर्जी की बात करके चले, जिनका ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है और बहुत अच्छे लेवल पे उनका शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्यूआईपी के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं 1,700 करोड़ रुपए। मैंने 2-3 न्यूज पहले समझाया था आपको क्यूआईपी का मतलब क्या होता है। मतलब अपनी इक्विटी बेच के इन रिटर्न पैसा रेस कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा 9 तारीख को लेजर पावर केबल्स का आईपीओ ओपन होता हुआ दिखाई देगा। 742 करोड़ का इशू साइज है, जहां पे 542 करोड़ रुपीस फ्रेश है और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। बाकी एनएससी का आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल होने के बावजूद भी अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा, देख लेना। तो बहुत टाइम से आईपीओ की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने सेबी के साथ में सेटलमेंट भी करी, जो इनका कोलोकेशन वाला सीन चल रहा था। बहुत टाइम से केस चल रहा था और फाइनली वो सेटल होता हुआ दिखाई दिया और इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर एआई हार्डवेयर सप्लायर्स की बात करके चले तो भाई चांदी देखने को मिल रही है उनकी। सैमसंग, फॉक्सकॉन, एसके हाइंस, सबके सब दबा के पैसा कमा रहे हैं। सैमसंग का प्रॉफिट 18 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फॉक्सकॉन वालों ने $78.71 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। एसके हाइंस वालों ने $28 बिलियन की यूएस लिस्टिंग करी है और सब कुछ अच्छा जा रहा है इन सारी की सारी कंपनीज के लिए। मोनोपोली है ना भाई, अभी एआई चिप का डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनीज को समझ में आया कि भाई जहां पे हायर मार्जिन है उस साइड पे हम अपना पूरा बिजनेस स्विच करते हैं। ऑल्दो इनके ऊपर अब केस भी हो गया इस चक्कर में यूएस के अंदर, बट मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तो आपके बिजनेस डिसीजन है कि आपको लो मार्जिन वाला बिजनेस करना है, हाई मार्जिन वाला करना है। मतलब आपके फोन, आपके लैपटॉप, ये सब कुछ महंगा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये आपके लिए अब कुछ काम नहीं करना चाहती, ये डेटा सेंटर्स के लिए काम करना चाहती है। Q2 का सैमसंग का प्रॉफिट $56.35 बिलियन आता हुआ दिखाई दिया है। 1800% का राइज है। Q3 के अंदर जो डी रैम के प्राइसेस है इनके, वो 20% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए है। फॉक्सकॉन की बात करके चले तो वो एआई की रैक असेंबली के अंदर 40% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये तीनों की तीनों कंपनीज एक बैकबोन दिखाई दे रही है। ये पूरा जो एआई रेवोल्यूशन उठ के दिखाई दे रहा है। एआई की सक्सेस के पीछे हम ये ओपन एआई, एंट्रोपिक, इन सब कंपनीज की बात करते हैं, पर एक्चुअली उसके पीछे वाली जो स्टोरीज है ना, वो ये कंपनीज है। कुछ कंपनीज तो नजरों में आ गई है, कुछ कंपनीज अभी नजरों से बची हुई है। अगर आप पूरी कहानी देखोगे ना, अभी के टाइम पे जितने भी बड़ी कंपनीज है सबके सब डेटा सेंटर्स बना रही है, जिसके चक्कर में उनको स्टोरेज चाहिए, रैम्स वगैरह चाहिए।
तो सैमसंग और जितने भी बड़े कंपनीज थी उन सब ने अपनी पूरी पूरी फैक्ट्री की प्रायोरिटाइजेशन चेंज कर दी कि भाई हम डेटा सेंटर्स के लिए काम करेंगे, जिसके चक्कर में जो स्टैंडर्ड DRAM होती है या मोबाइल की स्टोरेज होती है उन सब की सप्लाई शॉर्ट हो गई। अब सप्लाई और डिमांड की बात करके चले, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, वही होता हुआ दिखाई दिया है। सैमसंग ने अपने पीसी वाले क्लाइंट्स को बोला है Q3 के अंदर भाई हम तो रेट बढ़ा रहे हैं 20%। अभी रिसेंटली एप्पल, लिनोवो, डेल सब ने भाई अपने रेट बढ़ाने की बात करी है। इनफैक्ट फोन तो भाई रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी से मार्केट हल्की थी और अब तो रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो और हल्की होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा KKR की बात करके चले तो $400 मिलियन JSW MG मोटर के अंदर डालने की बात कर रहे हैं। MG मोटर एक चाइनीज कंपनी है जिसको SAIC ओन करता है। इंडिया के अंदर चाइना का कैपिटल ना हो, चाइना ओन्ड कंपनी ना हो, इसके चक्कर में JSW आया था, उन्होंने इनके स्टेक्स लिए थे। उसके बाद गेम बदलती हुई दिखाई दी। MG वालों ने विंडसर VV निकाली और इन्होंने बैस मॉडल निकाला जहाँ पे बैटरी ऑन रेंट हो गया। अब आपकी गाड़ी की बैटरी की आपको कीमत नहीं देनी, अब जितने किलोमीटर चलाओगे उतनी कीमत दे दी है, जिसके चक्कर में गाड़ी के प्राइसेस नीचे आ गए। ईवी का एडॉप्शन आता हुआ दिखाई दिया। आज विंडसर मार्केट में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ऊपर से तो गल्फ वाला कलेश चल रहा था, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दी। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए तो बहुत सारे लोग ईवी की तरफ स्विच होते हुए दिखाई दिए। ईयर ऑन ईयर ईवी की डिमांड 2 गुना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो KKR ने $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $400 मिलियन इसलिए डाला है ताकि वो पैसा कमा पाए। KKR जिनको नहीं पता है, ये मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट PE फर्म है जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है यही सोच के करी जा रही है कि भाई इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी है। इसके अलावा एक और नई एडॉप्शन भी देखने को मिली कि ऑल्ट फ्यूल का जो मार्केट शेयर है वो 40% एंड अबव जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्ट फ्यूल का मतलब हो गया CNG, हाइब्रिड, EV, ये सब का। तो ये वाला मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी इस साल कहा जा रहा है JSW वाले अपनी इंडिपेंडेंट गाड़ियां भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी कब तक क्या होता हुआ दिखाई देता है। बाकी वीडियो में आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस में आपके लाता रहता हूँ। और हमने एक पैटर्न देखा है कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, रिकमेंडेशन नहीं जा रहे हैं। इस चक्कर में लास्ट की 3-4 वीडियोस पे व्यूज भी नहीं है और मुझे पर्सनली मोटिवेशन भी नहीं आ रहा फिर वीडियो बनाने का, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने काम धंधे में ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। और अभी जैसे रात की बात करके चलूँ तो ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है जब मैं ये न्यूज शूट कर रहा हूँ। और सुबह फिर मेरी बेटी का स्कूल है, फिर मेरे को उसको छोड़ के जाना है, फिर पूरा दिन हेक्टिक रहता है। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल भी हो गया और थोड़ा मोटिवेशन भी नहीं आ रहा क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। तो हमने क्या किया है, टेलीग्राम पे चैनल बना लिया है, व्हाट्सएप पे चैनल हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो वहां पर डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो आती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमारे चैनल के ऊपर आपको अपडेट होती हुई दिखाई देगी। और जब भी हमारी वीडियो आएगी हम वहां पर शेयर कर दिया करेंगे, ताकि अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता तो वहां से आप वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी रैपिडो के CEO की बात करके चले तो उन्होंने स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी मॉडल को ब्रोकन मॉडल बोला है। अब देखा जाए रैपिडो वालों का जो ओनली है वो जिस तरीके से मार्केट कैप्चर करने का प्लान कर रहा है, ब्रोकन तो लग रहा है बिजनेस मॉडल। एवरेज स्विगी और जोमेटो इस टाइम पे 16 से 30% पर ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद डिलीवरी फीस बहुत सारी चीजें अलग अलग लगती है। रैपिडो वाले कह रहे हैं कि भाई छोटा ऑर्डर होगा तो 25 रुपए लेंगे, बड़ा ऑर्डर है तो 50 रुपए की फीस लेंगे। उनका कहना है जो भी तुम मील मंगाते हो 15% तो कम से कम सस्ती तुमको देखने को मिलने वाली है। अब रैपिडो का बिजनेस मॉडल यहाँ पर क्या है, रैपिडो के पास में बहुत सारी बाइक टैक्सी है जो कि अवेलेबल होती है, मतलब खाली पड़ी है। पीक आवर्स के अंदर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये उसको वहां पर यूटिलाइज करेंगे ताकि ये चीज बढ़ती हुई दिखाई दे। बट प्रॉब्लम सारी की सारी ये है, क्या आप ऑन टाइम डिलीवरी कर पाओगे? जब पीक टाइम होगा, आपके जो राइडर्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्या उस टाइम पे सही से सब कुछ हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये 25-50 रुपए लेके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाएगा? अभी रिसेंटली स्विगी भी थोड़ा हाथ पांव मार रहा है। उन्होंने पहले अपनी एक थोड़ी सी सस्ती वाली ऐप निकाली जहां पर सस्ते वो माल बेच रहे थे। अभी रिसेंटली स्विगी ने लेट नाइट ईट्स भी निकाल दिया है, जहां पर रात को 10 से सुबह 5 बजे के बीच में ऑर्डर आएंगे। इनका कहना है 25% ऑर्डर्स रात को 10 बजे के बाद आते हैं। हाँ, वैसे मैं भी कह सकता हूँ कि अगर मैं अपना पैटर्न देखूं तो हम खाना वाना बहुत रेयरली वगैरह मंगाते हैं। हम 10 बजे के बाद ही कुछ मीठा या इस टाइप की चीजें मंगा लेते हैं, या फिर कहीं से आए हैं और बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना नहीं बना हुआ, रात के 10 बज रहे हैं, तब हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। मुझे आप अपना पैटर्न बताओ, आपका पैटर्न क्या है? एक टाइम था जब हम बहुत ज्यादा जोमेटो स्विगी करते थे, बट आज हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया। कोटक, जेफरीज और अलारा की बात करके चले तो उनके हिसाब से अगर 2% का भी जीओवी के ऊपर फर्क पड़ता है, मतलब टोटल रेवेन्यू के ऊपर, इनके मॉडल की वजह से,
तो बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से आगे जाना है। मैजिक पिन की बात कर लो, मैजिक पिन भी तो इसी टाइप के मॉडल के ऊपर है। उन्होंने रैपिडो से अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, तो रैपिडो और जितने भी बाइक टैक्सी वाले हैं वो सारे के सारे डिलीवरी एजेंट इनके लिए काम कर लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड भी कर लिया है। बट मैजिक पिन स्विगी जोमेटो को बहुत ज्यादा हिला नहीं पाया है। हाँ, ओएनडीसी के अंदर एक बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है, पर ओवरऑल नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो कुछ नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी ओनली वाले क्या करते हैं। चीजें सुन के बहुत फैसिनेटिंग लग रही है। मैंने तो बहुत पहले इसकी केस स्टडी बना ली थी, क्या है बिजनेस मॉडल, क्या हो रहा है। देख लेना उसको, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है ये पूरा पूरा ओनली का बिजनेस मॉडल। इसके अलावा इंडिया की जो आईटी सेक्टर्स है उनकी अर्निंग कॉल्स जल्दी ही आने वाली है, चाहे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, या फिर जितने भी बड़े प्लेयर्स हो गए, सबकी अर्निंग कॉल्स आती हुई दिखाई देगी। अगर कल की बात करके चले तो नाइका 30% ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर था, मतलब सही जा रही है उनकी पूरी पूरी कहानी, जिसके चक्कर में शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। 9 जुलाई को टीसीएस का नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, 13 जुलाई को एचसीएल टेक और 23 जुलाई को इन्फोसिस। और बहुत हाई चांसेस ऐसे सबके सब मान रहे हैं कि स्लो तो दिखाई देगा आईटी सेक्टर के अंदर, मतलब रेवेन्यू सिंगल डिजिट में ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। कई कैटेगरीज के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, और जब ये होगा तो आईटी स्टॉक्स में तराही दिखाई देगी। और अब देखो ये 9 तारीख को जो होता हुआ दिखाई दे रहा है टीसीएस का, उसी के आसपास जो रिपोर्ट्स कह रही है वो जीपीटी का 5.6 मॉडल आने वाला है। तो अगर 9 तारीख को जीपीटी का 5.6 आता है और वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाता है और बहुत बढ़िया होता है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है हमेशा टेक इंडस्ट्री के ऊपर। ऊपर से इनके रिजल्ट नहीं अच्छे आते क्योंकि टीसीएस है, रतन टाटा जी जाने के बाद में टाटा का तो और बुरा बैंड बजा हुआ है। तो अगर 10 चीजें बुरी होती है तो इनके लिए 100 चीजें बुरी हो जाती है, और अगर टीसीएस नीचे गया तो पूरा सेक्टर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी क्या होता है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है अगर ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है, एआई स्टॉक्स फटते हुए दिखाई देते हैं, मार्जिन अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, रेवेन्यू नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सारा का सारा बिजनेस किसी और के पास जाएगा। मतलब लोग आईटी स्टॉक्स बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो पैसा डालेंगे, तो वो शायद नाइका जैसी कैटेगरीज में जा सकता है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो तीसरा इंसॉल्वेंसी केस हो गया उनके ऊपर बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर। यहाँ पर इन्होंने जब आईपीओ निकाला था तो भाई 50% मार्केट शेयर था, और घटते 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 इनके पूरे मार्केट शेयर का बैंड बजता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का रेवेन्यू आधा हो गया है, 2253 करोड़ के ऊपर आ गया है। कंपनी का मार्केट शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, और ऊपर से पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 खबरें निकल के आ गई जहां पर इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाली गई है कि ये लोग पैसा नहीं दे पा रहे। 40 करोड़ एक के देने हैं, 42 करोड़ एक के देने हैं, 45 डेज का मार्क पूरा हो चुका है। तो क्या इनका हाल थोड़ा सा बुरा है क्या? खबर आने के बाद स्टॉक प्राइसेस तो नीचे जाने ही थे। बाकी अगर इनके शेयर प्राइसेस देखोगे तो भाई ओपन हुए थे, उसके बाद में भागते हुए दिखाई दिए, फिर एकदम बुरा हाल हुआ, और बुरा हाल हुआ, और बुरा हाल हुआ, फिर उसके बाद से थोड़ा रिवाइवल दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। और अभी रिवाइवल आने के बाद में जब ये खबर निकल के आई है तो फिर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या आपको लगता है ये बॉटम हिट करेगा या फिर अब इस लेवल के ऊपर अचीव हो गया है? इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हमारे ऊपर वो इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हरदीप पुरी जी ने बोला है कि भाई नहीं मिलेगा इफेक्ट, फिलहाल 2-3 महीने तक तो भूल जाओ। तो अभी जब कलेश हुआ था उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, कंपनीज को लॉस हो गया था। तो अभी जब तक वो लॉस कवर नहीं होगा तब तक भाई हम लोगों को महंगा पेट्रोल लेना पड़ेगा। देखो उस टाइम पे $120 पर बैरल हो गया था, पर अभी घट के 72 का रेट आ गया है, और ये मैं ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूँ। अगर हम रशियन क्रूड ऑयल की बात करके चले तो वहां पर $6 से $7 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है हमको। ईरान के अंदर भी $4 से $5 का डिस्काउंट मिल रहा है, और ईरान का ऑयल इज वेरी गुड। बाकी वेट करो 2-3 महीने, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, बस वेट करना है कि उसके बाद में ऑयल के प्राइसेस घटेंगे, महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ग्राविस ग्रुप की बात करके चले, जो कि बास्किन रॉबिन्स के ऑपरेटर है, वो लोग डंकिन डोनट्स ले रहे हैं। WTF जो निखिल कामत का ब्रांड है, वहां पर भी एक एक्विजिशन देखने को मिला है। कार्स 24 में भी हमको देखने को मिला है। अब पूरी कहानी समझते हैं डिटेल के अंदर, बट ट्रेंड यही दिखाई दे रहा है कि सबके सब लोग जिस चीज को बनाने में टाइम लगता था उस चीज को पैसा फेंक के खरीद रहे हैं। ग्राविस की बात करके चले तो वो डंकिन डोनट्स लेके अपना ब्रांड एक्सपेंशन करना चाहते हैं। WTF वालों ने DTG टैलेंट को एक्वायर किया, तो बेसिकली यहाँ पर इनके पास में टैलेंट आ जाएगा, टीम आ जाएगी, वर्कफोर्स आ जाएगी, जो कि इनके मीडिया एम्पायर को थोड़ी हेल्प करेगा। कार्स 24 की बात करके चले तो 118 करोड़ रुपए डाल के उन्होंने कार्स इन्फो को लिया है, जिनके पास में 1.2 करोड़ का यूजर बेस है। WTF वालों का डिस्क्लोजर नहीं है कि कितने रुपए में खरीदा गया है। ग्राविस वाले अभी बातचीत कर रहे हैं। डंकिन डोनट्स इस टाइम पे 27 स्टोर्स इंडिया के अंदर चला रहा है। एक जमाना था जब ये 70 से ज्यादा थे, बट लेट्स सी क्या ये रिवाइव होते हुए दिखाई देते हैं क्या।
कार्स 24 का रेवेन्यू भी निकल के आया। फर्स्ट हाफ का इनका रेवेन्यू 651 करोड़ देखने को मिला, 18% ईयर ऑन ईयर राइज था। एबिटा लॉस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया 36% से, बट फिर भी 162 करोड़ का भाई एबिटा लॉस था। बाकी अगर WTF की बात करके चले, निखिल कावाजी का जो ब्रांड है, उन्होंने क्रिएटिव एजेंसीज की तरफ थोड़ा सा ट्रेंड बनाया है। तो अभी BTG ले लिया, इससे पहले वन हैंड क्लैप लिया था। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है बास्किन रॉबिन्स डंकिन डोनट्स को कैसे आगे एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इनके स्टोर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जो मीन कॉइन है, उसने $3.8 बिलियन का लॉस कराया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ कॉइन था, जहां पे हर ट्रेड के ऊपर इन लोगों को, बनाने वालों को प्रॉफिट हो रहा था कि अगर आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो उसकी कुछ कमीशन जाएगी इनके पास में। कॉइन का रेट ऊपर नीचे कुछ भी होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका पैसा बनेगा। जब ये कॉइन रिलीज हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका शोर मचाया था, अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका शोर मचाया था। फिर उसके बाद में $75.35 पे पहुंच गया ये कुछ ही घंटों के अंदर। $75 बिलियन की एक तरह से इसकी मार्केट कैप हो गई थी। उसके बाद ये धड़म करके घटता हुआ दिखाई दिया है। 1.7 से $1.8 के बीच में रेट आ गया। अब सोचो, जिन लोगों ने हाई के ऊपर ये ग्रोथ का सोच के लगाया होगा, कितना बुरा हाल हुआ होगा। तभी कहते हैं मीम कॉइन से बच के, और मैं तो कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से बच के। भाई ये बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं, इन लोगों को पता है कैसे वैसे बनाने हैं। जो ट्रंप का कॉइन निकाला गया था, वो सोलाना के ऊपर निकाला गया था। और कहानी ये थी कि भाई कुछ भी हो जाए, ट्रंप एंटिटी का पैसा बनना चाहिए। और आज 97% ये नीचे है। एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, उसके अंदर ये सब कुछ बताया गया, कितने वॉलेट प्रॉफिट के अंदर है, कितने वॉलेट लॉस के अंदर है। तो मतलब कई लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है, बट लॉस वाला नंबर बहुत ज्यादा है, और ओवरऑल तो लॉस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज देखो ना, ट्रम्प की रॉयल्टी बनती है यहाँ पर $636 मिलियन। रिटेल को दबा के लॉस हुआ है, बट इनकी कमीशन बन गई। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट अच्छी दिखाई दी है। सेंसेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। PSU बैंक्स थोड़े से नेगेटिव दिखाई दिए थे, बट रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी हमारी करेंसी की बात करके चले तो हमारी करेंसी थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई दी है। ऑयल का प्राइस भी नीचे टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल कहानी तो सही लग रही है। लेट्स सी आज कैसे कहानी बनती है। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।